हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग मैथ्स 4 का यूनिट 1 जो कि वन शॉट वीडियो करने वाले हैं यूनिट 1 में। तो ये जो लेक्चर सीरीज शुरू होने वाली है, आज से हम लोग वन शॉट लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं मैथ्स 4 के लिए। जो मैथ्स 4 है वो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम लोग। तो उसकी लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है वन शॉट में। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हमारा है यूनिट 1। यूनिट 1 मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई भी बोलते हैं इसको। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं पीडीई। इसमें हम लोग देखें तो एकेटीयू से सिलेबस जो है, ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है, ऑफ लैग्रांजेस मेथड है, लैग्रांजेस इक्वेशन, और मेथड टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और चारपिट मेथड है। चारपिट मेथड किसके लिए है? नॉन लीनियर पीडीई सॉल्व करने के लिए है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड है, लैग्रांज मेथड एंड चारपिट मेथड। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ेंगे और हायर ऑर्डर की भी पढ़ेंगे, और उसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। जो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा था, ऐसे सी एफ प्लस पी आई करके ऐसे सॉल्यूशन निकालते थे हायर ऑर्डर का, सेम इसी तरीके इसमें भी देखेंगे। और उसके बाद एडिशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे लास्ट सेमेस्टर में इस टॉपिक से अगर रिलेटेड बताएं तो लास्ट सेकंड सेमेस्टर में आपने कॉची एंड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। तो उस तरीके की इक्वेशन को यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट की बजाय वेरिएबल कोफिशिएंट हुआ करता था। तो सिमिलरली ये हमारा सिलेबस है जो हम लोगों को कवर करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो पहले देखें तो बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में कवर कर लिया था, पूरा हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब हमारा जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और पार्शियल हम लोगों ने पढ़ा था, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो देखिए, जैसे हमारे पास जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। हमारे पास कोई एक फंक्शन है x एंड y का, तो इसका डेरिवेटिव निकालना। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? डेल बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई। ये अगर यहाँ से डेरिवेटिव इसका निकालें, डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का, तो किस किस फॉर्म में आएगा? डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई के फॉर्म में आएगा। तो डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई को क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स। और पार्शियल डेरिवेटिव जिस इक्वेशन में प्रेजेंट होती है, पार्शियल डेरिवेटिव्स जिस इक्वेशन में प्रेजेंट होंगी उस इक्वेशन को बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यही डिफिनेशन लिखा है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे, तो वो क्या होती है? हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हमने लिखा है y डेल जेड बाई डेल एक्स। अब पार्शियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से। और सिंपल डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स से होता है। और जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करना होता है या पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखना होता है तो डेल बाई डेल एक्स से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही यूज हुआ है, y डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस x डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स जिस इक्वेशन में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है और इसमें कौन से डेरिवेटिव प्रेजेंट है? पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है? हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस तरीके से। अब आगे बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो हमको आज इस यूनिट में पढ़ना है और आगे हमेशा यूज होगी। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स एंड वाई क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जेड का अगर डिफरेंशिएशन करिए, जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल मैं भी लिखा हूँ, जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई साइन एक्स। तो अगर यहाँ पे देखें तो हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो एक बार डेरिवेटिव्स करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे दो वेरिएबल है तो एक बार हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? डेल जेड बाई डेल एक्स। डेल जेड बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6x माइनस वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आपको पता होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं, जब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है दूसरा वाला वेरिएबल कांस्टेंट के तरीके काम करता है। तो यहाँ पे y क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है जैसे एज इट इज लिख देंगे, साइन एक्स का क्या हो जाता है? कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स। अब डेल जेड बाई डेल वाई निकालें, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x कांस्टेंट हो गया। x कांस्टेंट हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई y की टर्म तो है नहीं,
तो y नहीं है तो x पूरा टर्म कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे देखे तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट में sin x था तो sin x अकेले बच जाएगा, तो ये del z by del y आ गया। अब इसी का दोबारा डेरिवेटिव करना हो, ये जो del z by del x है तो del 2z by del x स्क्वायर अगर निकालना हो तो del 2z by del x स्क्वायर निकालना हो तो मींस क्या है कि जो del z by del x है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना, मतलब del z by del x का फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, del 2z by del x कहलाता है del x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 6x का 6 हो जाएगा, माइनस का y फिर कांस्टेंट हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है माइनस का, तो ये प्लस sin x हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव्स करते हैं। तो अब हम लोग इस जो इक्वेशन मिलेगी हम लोगों को उसमें यही सारे टर्म्स प्रेजेंट होंगे और इन सब टर्म्स को एक इंडिविजुअल वेरिएबल से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि p जो होता है कैपिटल p सॉरी स्मॉल p जो लेटर होता है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग del z by del x को, और जो स्मॉल q होता है वो रिप्रेजेंट करेंगे del z by del y को, और r को किससे रिप्रेजेंट करते हैं del 2z by del x स्क्वायर को। तो यहाँ जहाँ पे हमारे पास del z by del x होता है वो p होता है और del z by del y होता है वो q होता है, और del 2z by del x स्क्वायर को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके s किसको रिप्रेजेंट करता है del 2z by del x del y को। यहाँ पे जैसे देखिए del 2z by del x निकालें वही सिमिलर यहाँ पे जो del z by del x है सॉरी del z by del y है del z by del y का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे del z by del x के में, तो जो डिफरेंशिएशन हुआ है y में उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आ जाएगा हमारा del 2z by del y del x। अब t क्या होता है, t रिप्रेजेंट करता है del 2z by del y स्क्वायर को। तो हमारे पास ये 5 टर्म है जो हमेशा इस यूनिट में यूज होने वाली है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। p किसको रिप्रेजेंट करता है del z by del x को, q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है del z by del y को, r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है del 2z by del x स्क्वायर को, s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है del 2z by del y del x को। ये लिखा हो या सिमिलर ये लिखा हो del 2z by del x del y और del y del x लिखा हो, दोनों सेम बात होती है। t किसको रिप्रेजेंट करता है del 2z by del y स्क्वायर को। तो ये पांचों टर्म आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की। तो हम लोगों ने जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिमिलर लीनियर वाली पढ़ा था तो उसमें भी ऑर्डर एंड डिग्री की बात किया था। अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर एंड डिग्री आता है। अब यहाँ पे देखें तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द पीडीई मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन लिखा है del 2z by del y स्क्वायर प्लस del 2z by del x del y इज इक्वल टू sin x प्लस y। ये हमारे पास एक डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म लिखा है, डेरिवेटिव्स में जहां हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव लिखा है उस वाले टर्म को पकड़े। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का, यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर का है। तो इस सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, ये जो ऑर्डर होता है, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है वही क्या होता है, पीडीई का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ पीडीई। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है डेरिवेटिव्स का इक्वेशन में वही ऑर्डर होता है पीडीई का। सिमिलरली डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पीडी इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेशन व्हेन इट हैज मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। तो इसका कहने का मतलब है जैसे हमारे पास ये इक्वेशन लिखी है तो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर क्या था, मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूं del 2z by del x स्क्वायर प्लस del 2z by del x del y प्लस del z by del y इज इक्वल टू cos y। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन फिर से लिखी है, वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें कौन से डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला जा रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसमें अगर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म लिखा है, यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म लिखा है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का लिखा है, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। ये इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसके पास है, अगर लेट मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी पावर 2 लिख देता हूँ तो ये इसको कंसीडर ना करके इसको कंसीडर करेगा, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और इसकी पावर डिग्री भी 2 हो जाएगी, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं उसकी पावर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। यही डिफिनेशन लिखा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। बस यहाँ पे एक लाइन ऐड की गई है, इट हैज मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, मींस यहाँ पे पावर 2/3 के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मींस p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, क्या है, ओरिजिन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कहाँ से जाती है या इसकी ओरिजिन कहाँ से है। तो इसका ओरिजिन जो है हमारे पास देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पीडीई जो बनाई जाती है वो 2 तरीके से बनाई जाती है, एक बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और दूसरा बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। अब देखिए हमारे पास अगर आपसे बात करें जर्नल तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन लिखी होती है x + 2y इज इक्वल टू 3a² + b² z, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो आपको पहले ही पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y है, क्योंकि तभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे।
क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स तभी तो मिलेंगे जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। तो उसी तरीके मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक्स एंड वाई क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए एंड बी क्या हो जाएंगे, कोई कांस्टेंट हो जाएगा, और जेड क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके की इक्वेशन जो होती है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये तो आराम से मिल जाती है। तो इन लीनियर इक्वेशन से हम लोग पीडीई बना सकते हैं, और इसमें क्या करना होता है, ये ए एंड बी जो हमारे पास कांस्टेंट है, या इसको और क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको रिमूव करना पड़ता है। एलिमिनेशन मतलब इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के बाद हम लोग क्या बना सकते हैं, अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। सिमिलरली आर्बिट्री फंक्शन की बात करें, आर्बिट्री फंक्शन जैसे हमारे पास लिखा हो गया, जेड इज इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस वाई है, इस तरीके का, तो हमारे पास ये आर्बिट्री फंक्शन हो जाता है। तो इसको एलिमिनेट करके मींस इसको रिमूव करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास कितने मेथड है, दो मेथड है, मेथड दो हैं। तो ये मान लीजिए मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया। तो अब हम लोग पहले ही पढ़ते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, पहला मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास देखिए हम बात कर लिए हैं कि हमारे पास किस तरीके का फंक्शन रहेगा, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। जो जेड होगा हमारा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x एंड y कौन से होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अगर बात करें x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, z क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, a एंड b क्या होंगे हमारे, a एंड b वही होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन रहेगा वो हम लोग लीनियर इक्वेशन जो रहेगी हमारे पास, वो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, पूरा इस फॉर्म में बना लेंगे, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के होता है, मतलब जेड जो डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पे होता है। तो जेड हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एंड वाई हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ए एंड बी आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसमें ये सब सारी चीजें पता चल गया। अब आगे जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे रिमूव करना होता है, तो हम लोग बनाते हैं कि पहला स्टेप है कि फर्स्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये है जो क्वेश्चन गिवन रहेगा, और सारे फंक्शन को एलएचएस में ले जाएंगे। तो उसको क्या करना है, पहली टाइम्स में डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई एज अ कांस्टेंट। तो ये क्या, कौन सा डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो हम लोग पहले इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी दूसरी। उसी तरीके सिमिलरली इक्वेशन 1 को ही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट होगा, मींस जो हमारा दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा, और इक्वेशन 1 का ही होगा, उससे हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, a b इलिमिनेट करेंगे, कहां से, इक्वेशन 1 2 3 से। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके a b को इलिमिनेट करेंगे, और वहां से हमको क्या एक रिलेशन मिलेगा, और रिलेशन क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखिए ए एंड बी हट के क्या आ गया, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्या होता है हमारे पास, पहले ही बता दिया, पी डेल जेड बाई डेल एक्स होता है, सॉरी डेल जेड बाई डेल एक्स होता है, और क्यू क्या होता है, डेल जेड बाई डेल वाई होता है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर इक्वेशन में प्रेजेंट हो गए तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास था एक कंसेप्ट, क्या था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, किससे, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करके, मींस एलिमिनेट करके। तो अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि हमारे पास दो चीजें थी, क्या क्या था, जैसे एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे ये दोनों, और ए एंड बी क्या थे, ये आर्बिट्री फंक्शन था, जेड तो इंडिपेंडेंट था। तो ए एंड बी और एक्स एंड वाई पे, तो आप उस पे एक कंसेप्ट बना है कि व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज ग्रेटर देन, ये क्या है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कम है किससे, आर्बिट्री कांस्टेंट से। कब, मान लीजिए मैं इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स अकेले है, और आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, ए एंड बी हैं, तो 2 हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट 2 हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द पीडीई विल बी सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर। तो इस कंडीशन में, इस इक्वेशन से अगर हम लोग को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई बनाना है तो वो कौन से ऑर्डर की आएगी, सेकंड ऑर्डर की बनेगी, मींस फर्स्ट ऑर्डर से बड़ी बनेगी, मींस हायर ऑर्डर की बनेगी। ये कंसेप्ट था, ठीक। दूसरा क्या चीज लिखा है कि व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लीजिए अब हमारे पास इक्वेशन ऐसी है, एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर बी, इस तरीके की इक्वेशन है, और इससे हमको निकालना है। देखिए इसमें भी ए आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी है 2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक्स एंड वाई है 2। तो इस तरीके की कंडीशन में हमारे पास पीडीई विल बी फर्स्ट ऑर्डर। पीडीई कौन से ऑर्डर की बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर की, एंड यूनिक पीडीई होगी, यूनिक पीडीई बनेगी, मतलब केवल और केवल एक ही पीडीई इस इक्वेशन से बना सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन है व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज लेस देन, अब कौन छोटा हो गया,
आर्बिट्री कांस्टेंट छोटा हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमारे पास क्या होगा, मोर देन वन पीडीई ऑफ वन ऑर्डर विल बी फॉर्म। कौन सी ऑर्डर की बनेगी, वन ऑर्डर की तो बनेगी, बट मोर देन वन पीडीई बनेगी। मतलब जब हमारे पास जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई लिखा है, मान लीजिए ये है हमारे पास ax प्लस वाई लिखा है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कितने हो गए, दो, x एंड y, और इसमें पार्शियल सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो गए, एक है। तो एक क्या है हमारे पास, एक ही है आर्बिट्री कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या बनेगी, जो पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो एक नहीं एक से ज्यादा बनेगी, और बस ये कंडीशन है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी, ऑर्डर वन की होगी। ये थे हमारे कंसेप्ट कुछ। अब आइए हम एग्जांपल करके और अच्छे से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास है ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी। तो इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन गिवन है इसका यूज करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए भाई सेम चीज, पहली कंडीशन लिख दिया, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई लिखा है। तो अगर इसमें देखें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर बात करें तो एक ही है, और एक कौन सा है, वो भी a। अगर यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास दो हैं, कौन कौन से हैं, x, y। तो कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, आर्बिट्री कांस्टेंट छोटा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आर्बिट्री कांस्टेंट छोटा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, मोर देन वन पीडीई फॉर्म होगी और एक फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म होगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, स्टेप देखिए, स्टेप भी सीखा है। स्टेप कौन से हैं, 3 स्टेप करना है। पहले हमको जो इक्वेशन 1 बनाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सेकंड y के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू a आ गया, मीन्स अब आगे करेंगे y कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स p इज इक्वल टू a आ गया। इसको p लिख सकते हैं ना, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब तीसरा देखिए, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, डेल z बाई डेल y अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ax तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन जो बनी डेल z बान डेल y इज इक्वल टू 1, और ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, ये एक इक्वेशन ही तो लिखा है, इसमें कहीं कोई आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये क्योंकि इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों एक इक्वेशन तो बन गई, और मोर देन वन पीडी पॉसिबल है, तो हमारे पास ये इक्वेशन यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें तो z इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस वाई। अब देखो a की वैल्यू क्या आई है, p, तो यहाँ पे p पुट कर देते हैं, तो z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई हो गया। ये हमारे पास दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये y है, दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्यों, अब देखिए ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल z बाई डेल एक्स एक्स प्लस वाई। ये देखिए इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन आई ना, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। तो हमने ये कंडीशन पहले ही देख लिया था, तभी समझ गए थे कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होगा आर्बिट्री कांस्टेंट से तो मोर देन वन पीडी होगी। बट ये है भी है, देख लीजिए यहाँ पे भी ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी, और यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर का ही है। तो ये दोनों क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर के हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसमें भी हमारे पास देखें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, ए है बी है, तो में कितने हैं, 2 है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक करें तो एक्स है वाई है, तो 2 हो गए ये भी। तो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है वो कैसी बनेगी, यूनिक बनेगी। एंड कैसे बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और यूनिक होगी। देखिए यही कंसेप्ट पढ़ा है, जब इक्वल हो जाते हैं तो यूनिक पीडी बनती है और फर्स्ट ऑर्डर की बनती है। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं बनती है। तो पहला स्टेप क्या है हमारे लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब स्टेप है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है मीन्स, ठीक है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x प्लस वाई का स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा z इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई का है, तो z इनडायरेक्टली डिपेंड करता है x पे, तो इसलिए यहाँ पे z प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे
डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा 2z-a। अब चैन रूल से z का होगा तो z का डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 2x इज इक्वल टू, इस वाले पूरे टर्म को उधर ले गए राइट हैंड साइड में, तो माइनस का 2z-a, इसको क्या लिख सकते हैं p, इसको p लिख लिया। तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू z-a। एक रिलेशन ये आ गया और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 लेट कर लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, वाई स्क्वायर का 2y प्लस सेम सिमिलरली यही से जैसे यहाँ पे किए यहाँ पे करेंगे वही सेम काम, क्योंकि z भी y पर डिपेंड करता है, तो 2z-a अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डेल z बाई डेल y आएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि b स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2y इज इक्वल टू, फिर इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो 2z-a डेल z बाई डेल y, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फिर आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यों पहले ही बता दिया था, तो y माइनस का अपॉन क्यू इज इक्वल टू z-a। अब देखिए हमने इसीलिए यहाँ पे z-a और z-a दोनों में सेम आ रहा था, इसलिए इसको पहले से ही अलग कर लिया है। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3 को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3, क्योंकि z-a इज इक्वल टू z-a है, दोनों में सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन क्यू। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो बनेगी, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई पी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यू माइनस का वाई पी इज इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई माइनस का वाई डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक पीडीई और यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज करके और कोई दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाई जा सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये एग्जांपल 2 नंबर में आ भी सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अब हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड क्या हमारा, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। लीजिए जैसे हमारे पास 2 फंक्शन है u एंड v, और वो रिलेशन में है फाई u v इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जहां पे फाई क्या है, हमारे पास आर्बिट्री फंक्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट करना है। आर्बिट्री फंक्शन कैसे एलिमिनेट होंगे भाई, सेम तरीका जो अभी हम लोगों ने आर्बिट्री कांस्टेंट में यूज किया है, सेम उसी तरीके से। तो इसके लिए भी देखिए स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन। पहला क्या करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन होगा, मान लीजिए z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल z बाई डेल x पहले निकालेंगे, पहला स्टेप करेंगे। दूसरे स्टेप में डेल z बाई डेल y निकालेंगे। ये इक्वेशन 1 होगी, तो ये इन दोनों चीजें यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके। तो इन दोनों को इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में लेट कर लेंगे, और यही चीज हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने में प्रोसेस यूज किया था। फिर तीसरे स्टेप में एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री फंक्शंस को यूजिंग 1 2 3 तीनों इक्वेशन का यूज करके एलिमिनेट करेंगे एंड गेट द पीडी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रिलेशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें भी कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट को देखें तो एन इक्वेशन कंटेनिंग 1 आर्बिट्री फंक्शन देन द पीडीई विल बी फर्स्ट ऑर्डर। मतलब है कि जेड अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उस इक्वेशन में एक ही फंक्शन कंटेन किया है, एक ऐसी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की उसमें केवल और केवल only one function is containing, then PDE will be first order, and an equation containing 2 arbitrary function then PDE will be second order or higher order, more than 1 order का बनेगा। ये आपको याद रखना है कि अगर एक आर्बिट्री फंक्शन होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक से ज्यादा आर्बिट्री फंक्शन होगा मींस 2 आर्बिट्री फंक्शंस आर प्रेजेंट, देन सेकेंड ऑर्डर की पीडी होगी और हायर ऑर्डर की हो सकती है। तो ये है हमारा कंसेप्ट। अब आगे हम एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल AKTU 2011 में आया हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो आर्बिट्री फंक्शन कितने हैं, 2 हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब अगर आर्बिट्री फंक्शन 2 गिवन है तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, सेकंड ऑर्डर की बनेगी। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स। डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे इस इक्वेशन का, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस आई टी, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का 1 आ जाएगा प्लस जी डैश एक्स माइनस आई टी। ठीक, अब एक्स है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, टी है। ये फंक्शन कैसे है, जेड एफ एक्स कॉमा टी के फॉर्म में है। तो एक्स का है, दूसरा फंक्शन है टी में, तो डेल
जेड बाई डेल टी निकालेंगे दूसरे स्टेप में। तो एफ डैश एक्स प्लस आई टी, अब आई टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आई कांस्टेंट बच जाएगा, प्लस सेम इसमें भी जी डैश एक्स माइनस आई टी, आई बच जाएगा, सॉरी माइनस का आई बचेगा, यहाँ क्या होगा माइनस आई, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना चैन रूल से, तो ये x माइनस आई टी का फिर से करेंगे तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, माइनस आई टी का माइनस अकेले आई बच जाएगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का निकाल लिया हम लोगों ने, अब सेकंड ऑर्डर का भी निकालना पड़ेगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक की जानी है, दो फंक्शन प्रेजेंट है। तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं पहले, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स प्लस आई टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी। सिमिलरली इसका भी यही काम करेंगे, डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी, और एक आई पहले से था और एक आई फिर से बचेगा इसका, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी वही सेम जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, यहाँ पे माइनस आई इंटू माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी आई स्क्वायर प्लस का जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, यहाँ पे भी आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई आयोटा है जिसकी वैल्यू -1 होती है रूट में। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को पकड़े, इक्वेशन 2 ये है, सॉरी इक्वेशन 3 को देखते हैं। तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी। और यही इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं, यहाँ पे क्या है डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, अगर कॉमन ले लें तो यही चीज लिखा है एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी। तो यहाँ पे डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पे देखिए तो ये क्या लिखा है यही सेम चीज डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब इसको एलएचएस में ले आएंगे तो डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर प्लस का डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की पीडीई फॉर्म हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बस कुछ नहीं करना था, हमको बस ये समझना है कि कितने आर्बिट्री फंक्शंस गिवन है, आर्बिट्री फंक्शंस जितने गिवन होंगे उतने टाइम्स हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके इजीली हम लोगों को दिख जाता है कि कहां से एलिमिनेट होंगे फंक्शन। अब जैसे देखिए एक ये एग्जांपल है और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5x प्लस वाई प्लस जेड। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे x y z तीनों प्रेजेंट है, तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो y को कांस्टेंट कर देंगे, डिफरेंशिएशन रूल लग जाएगा प्रोडक्ट का, क्योंकि x इंटू जेड, और z हमारा क्या है फंक्शन ऑफ x कॉमा y पे है, तो z किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, तो z भी एक x का फंक्शन हो गया और x ऑलरेडी x का फंक्शन है, यहाँ पे क्या हो गया दो एक x के फंक्शन हो गए, फर्स्ट ये सेकंड ये, और दोनों क्या है प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा x डिफरेंशिएशन का। तो x एज इट इज z का करेंगे तो डेल z बाई डेल x हो जाएगा, प्लस z एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, y यहाँ बचा था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 डैश x y प्लस z बचेगा। अब देखिए ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, फंक्शन के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो x का 1 हो जाएगा और y का 0 हो जाएगा, प्लस z का डेल z बाई डेल x हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x y, इस वाली टर्म को लिख सकते हैं p, क्योंकि p इज इक्वल टू हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि डेल z बाई डेल x होता है, तो इसको p लिख लिया, प्लस y z इज इक्वल टू 5 डैश x प्लस y प्लस z, यहाँ पे बचा 1 प्लस p। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 निकालेंगे, कैसे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा हमारा x कांस्टेंट बन जाएगा, x बाहर रखेंगे, y एंड z में अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो y एज इट इज z का करेंगे तो डेल z बाई डेल y, प्लस z एज इट इज y का करेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 RHS में करेंगे तो 5 डैश x प्लस y प्लस z इंटू में y का 1, x का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा, प्लस z का डेल z बाई डेल y हो जाएगा। अब सिमिलरली इसको भी लिख लेते हैं, तो x y इसको क्या लिखते हैं क्यों, तो x y क्यों प्लस x z
इज इक्वल टू 5-x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 1 प्लस क्यू। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर देखें इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में ये 5-xyz 5-xyz दोनों सेम है, या तो आप और क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3 को डिवाइड कर दीजिए, या तो 5-xyz और 5-xyz x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की दोनों इक्वेशन से सिमिलर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखेंगे 5-x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस पी एक्स वाई पी प्लस वाई जेड अपॉन 1 प्लस पी, ये आ रहा था। और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो 5-x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ रही है एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड अपॉन 1 प्लस क्यू। अब तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक्स वाई इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई पी प्लस वाई जेड अपॉन 1 प्लस पी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड अपॉन 1 प्लस क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स वाई पी प्लस वाई जेड प्लस का एक्स वाई पी क्यू प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू सिमिलरली इधर एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई क्यू पी प्लस एक्स जेड पी। अब देखिए एक्स वाई पी माइनस एक्स जेड पी प्लस का ये देखिए एक्स वाई पी क्यू, ये एक्स वाई पी क्यू दोनों सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे इधर वाई वाई जेड क्यू और इसको इधर ले आएंगे ये वाले क्यू की टर्म माइनस का एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स जेड इधर रहने दिया, इधर उस वाई जेड को उधर ले गया, वाई जेड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो पी पी एक्स एक्स कॉमन है तो यहाँ पे एक्स कॉमन लिया, वाई माइनस जेड पी बचा, एक्स और पी कॉमन ले लिया, प्लस सिमिलरली यहाँ पे वाई कॉमन ले लिया, जेड माइनस एक्स बचा, क्यू बी कॉमन ले लिया, यहाँ पे जेड कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई बच गया। ये आ गया हमारा आंसर। और ये आंसर क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपनी बार, इसलिए मैंने इसको करा दिया है। यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन टफ बन जाता है। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे ये एक्स और जेड दोनों का डिफरेंशिएशन होगा और सिमिलरली यहाँ पे भी ध्यान देना है कि प्रोडक्ट रूल लग जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, फर्स्ट डिग्री का डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव भी फर्स्ट डिग्री का हो और उस दोनों एक साथ मल्टीप्लाइड ना हो, दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। A PD is said to be linear if it is of first degree in the dependent variable and its partial derivatives and also they are not multiplied together। कहने का मतलब है कि एक ऐसी इक्वेशन जैसे मान लीजिए हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है, तो एक ऐसी इक्वेशन इससे क्रिएट हो पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करके। जैसे पार्शियल डेरिवेटिव हो गया डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो और उस पार्शियल डेरिवेटिव में जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसकी डिग्री कितनी हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स की 1 हो, या पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो, 1 हो, और ये दोनों साथ में मल्टीप्लाइड ना हो। जैसे डेल जेड बाई डेल एक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स एंड वाई, तो इसके साथ में एक्स एंड वाई मल्टीप्लाइड ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है डेल 2u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट के साथ में दोनों वेरिएबल एक्स एंड वाई मल्टीप्लाइड है, बट यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ में कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देख लीजिए डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर u डेल 2u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव के साथ में मल्टीप्लाई हो गया u और यहाँ पे हायर ऑर्डर चला गया 2, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव्स का ऑर्डर डिग्री हमारे पास 1 हो। डिग्री मतलब कि इसकी पावर 1 हो, इसकी पावर 1 हो और ऑर्डर भी 1 हो। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑर्डर भी 1 होना चाहिए, तो डिग्री भी 1 होना चाहिए और ये दोनों साथ में मल्टीप्लाइड ना हो, मतलब एक्स वाई जेड के साथ में
पी क्यू मल्टीप्लाइड में ना हो। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अब देखिए, जो इक्वेशन लीनियर नहीं होगी वो कॉमन सी बात है, वो नॉन लीनियर होगी। जैसे ये एग्जांपल, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर भी 2 हो गया है और u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स मल्टीप्लाई हो गया साथ में, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसी के साथ में एक और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बनती है, क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वही जो चीजें अभी रिडक्शन में थी वही अब हो जाएगी मल्टीप्लाई में। जैसे अब फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो जिसमें क्या हो, एक्स वाई जेड हो, पी क्यू हो, इज इक्वल टू 0, इससे टू बी क्वाजी लीनियर, ये इसको क्वाजी लीनियर बोलेंगे इफ इट इज अ लीनियर इन ए पी क्यू एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ पी एक्स वाई जेड, कैपिटल पी है, फिर स्मॉल पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड आर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो तब होगी जब हमारे पास किस फॉर्म में मिलेगा, पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर कैपिटल पी जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का होगा, कैपिटल क्यू जो भी होगा वो भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का फॉर्म में होगा, और कैपिटल आर भी हमारा जो फंक्शन होगा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, किसी का भी फंक्शन हो सकता है। बट ये एक कंडीशन है कि ये जो पी क्यू होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा। पी क्या हो, स्मॉल पी क्या है भाई हमारे पास, डेल जेड बाई डेल एक्स है, और क्यू क्या है, डेल जेड बाई डेल वाई है। बट ये है कि ये लीनियर हो मतलब इनकी पावर 1 हो, यहाँ पे P और Q ही यूज हुआ हो, P स्क्वायर Q स्क्वायर इस तरीके से फॉर्म में ना यूज हुआ हो, तो वो क्या होती है, क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है, डेल जेड बाई डेल एक्स हो और डेल जेड बाई डेल वाई ही यूज हुआ हो, तो वो होती है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका ऑर्डर भी और डिग्री भी दोनों 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है, एक एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में है P माइनस एक्स वाई इंटू क्यू, एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, हमारे साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये क्या हो गया, लीनियर नहीं है, ये क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड में है वेरिएबल्स क्यू के साथ में, तो ये भी क्या हो गया हमारा क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे भी वही सेम चीज, वाई स्क्वायर पी है, जेड स्क्वायर क्यू है, तो यहाँ पे भी जो डेरिवेटिव्स हैं उसके साथ में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब देखिए इसका अगर फॉर्म चेक करना होगा तो फॉर्म कैसे चेक करते हैं, ये कैपिटल पी से क्यू इज इक्वल टू आर से, तो ये पी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई, और आर की वैल्यू ये लिखी ही है एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाता है हमारा क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज डाउट करती है आपको तो आप तुरंत ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, लैग्रांज इक्वेशन। लैग्रांज इक्वेशन बोले या मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन है जो क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसी इक्वेशन को लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ये लिखी है पी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, जहाँ पे कैपिटल पी क्यू आर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, और ये जो हमारे पास स्मॉल पी क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स है, और स्मॉल क्यू क्या है, डेल जेड बाई डेल वाई है, ये तो हमको पता ही है। तो एट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड द लैग्रांज इक्वेशन। क्या कह रहे थे, पहले ही मैंने बताया क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ही क्या होती है, लैग्रांज इक्वेशन होती है। यहाँ पे लिखा भी है P डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू आर, क्या है हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन है। अब लैग्रांज इक्वेशन की लैग्रांज कहाँ से पता चला है, लैग्रांज क्या है, जो क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड को यूज करते हैं, सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है लैग्रांज मेथड। लैग्रांज मेथड, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लैग्रांज इक्वेशन और लैग्रांज मेथड दोनों अलग अलग बात है। लैग्रांज मेथड बोला जाएगा तो क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज हुआ जाता है वो होता है लैग्रांज मेथड। और लैग्रांज इक्वेशन की बात करेंगे तो लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, जो हमारे पास क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में अगर लिख दें तो वो क्या होती है, हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग लैग्रांज मेथड अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन में। अब लैग्रांज इक्वेशन किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमको क्या सॉल्व करना है। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, अभी तक हम लोगों ने शुरू में पढ़ा लीनियर इक्वेशन का यूज किया था, लीनियर इक्वेशन आती थी हमारे पास क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में पीडीई में चेंज करते थे। अब हमारे पास पीडीई है, उसको क्या करना है, हमको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक, तो इसके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में ले जाने के लिए
हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, लेग्रांज मेथड। लेग्रांज मेथड यूज कर रहे हैं, बट ये है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होनी चाहिए वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, लेग्रांज मेथड है। अगर देखें तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देंगे फाई यू कॉमा वी से इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे फाई क्या होगा हमारा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट ही होगा, सॉरी आर्बिट्री फंक्शन होगा, और यू एंड वी क्या होंगे हमारे फंक्शन ऑफ जेड एक्स वाई जेड के होंगे, और फाई हमारा आर्बिट्री फंक्शन है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमने देखो बता भी दिया है, यू एंड वी आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यू एंड वी जो है हमारा, यू एंड वी क्या है, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। जो हमारे पास ये फंक्शन है, क्वेश्चन गिवन रहेगा, उससे दो ऐसे फंक्शन निकालने हैं यू एंड वी जो क्या हो, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो, उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन देंगे। अब चलिए देखिए स्टेप करते हैं। क्या है पहला, पुट इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैपिटल पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको अपने गिवन क्वेश्चन को बना लेना है। दूसरा स्टेप रहेगा कि राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लैग्रांज मेथड। लैग्रांज मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लैग्रांज मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरीके लिखते हैं, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ये पी क्यू आर कौन से हैं, कैपिटल पी क्यू आर है, कैपिटल क्यू सॉरी कैपिटल पी कैपिटल क्यू आर, ये वाला यूज किया गया है ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखने पे। अब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे यू एंड वी, और यू एंड वी को कैसे सॉल्व कर लेंगे, जो फंक्शन आएगा उसको c1 और c2 मान लेंगे। तो इसी जो u एंड v आएगा इसी से हम लोग जनरल सॉल्यूशन दे देंगे फाई u इज इक्वल टू 0, और u क्या होगा हमारा फंक्शन हो सकता है v का, और v हो सकता है फंक्शन u का। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो इस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा मतलब क्या करने का है कि यहाँ पे पी एंड क्यू से डिपेंडेंट नहीं होगा, पी एंड क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग दे लेंगे जब दो फंक्शन आ जाएगा हमारे पास u एंड v, तो उन्हीं को यूज करके एक आर्बिट्री फंक्शन में यूज कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। चलिए एक एग्जांपल देख के करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r, इसको सॉल्व करने के तीन मेथड है। तीन मेथड क्या है, पहला मेथड तो हमारे पास है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड का यूज करके जैसे यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास तीन फ्रैक्शन बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों फ्रैक्शन को है, तो इसका ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है कि या तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को यूज करके सॉल्यूशन निकालें, या सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को यूज करके सॉल्यूशन निकालें, या थर्ड एंड फर्स्ट फ्रैक्शन को यूज करके सॉल्यूशन को निकालें। इन तीनों ग्रुप को बना के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो वो होता है ग्रुपिंग मेथड। मल्टीप्लायर्स मेथड क्या है, मल्टीप्लायर्स मेथड है कि जैसे इसमें कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लायर्स मतलब कुछ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लायर्स होता है। तो इसमें ऐसे कुछ मल्टीप्लाई कर दे कि ये पी क्यू आर की वैल्यू नीचे 0 आ जाए। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, P1 Q1 R1 की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई कराने पे नीचे वाला डिनोमिनेटर हम लोग को 0 बनाना पड़ता है, तो वो होता है मल्टीप्लायर्स मेथड। आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। और बोथ थर्ड मेथड है कि दोनों मेथड का यूज करके एक सॉल्यूशन हम लोग ग्रुपिंग मेथड से निकालें और एक सॉल्यूशन मल्टीप्लायर्स मेथड का यूज करके निकाल लें। तो उस एक सॉल्यूशन में क्या हो गया, दोनों चीज यूज हो गई थी। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड हो गए, 3। अब चलते हैं हम लोग पहले मेथड को पढ़ेंगे कि बाई ग्रुपिंग मेथड का यूज करके कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे। बाई ग्रुपिंग मेथड, अब ये क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो कौन सी इक्वेशन है। ये क्वेश्चन हमारे पास AKTU 2017 में आ चुका है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इक्वेशन गिवन है p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास, लीनियर या क्वाजी लीनियर, क्योंकि क्वाजी लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है ना, कैपिटल पी पी क्यू क्यू आर के फॉर्म में। तो कैपिटल पी यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको कंपेयर करते हैं, तो कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। तो कैपिटल पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या आ गई 3, और कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, तो पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई, और हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच भी कर रही है। तो ये क्या है, क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि हमारे क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच कर गया, पी एंड क्यू की वैल्यू भी मिल गई। अब राइट करते हैं क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, dx अपॉन p, कैपिटल P है इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन r। यहाँ पे इक्वेशन
वैल्यूज पुट करते हैं पी क्यू आर की, तो dx अपॉन पी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू की वैल्यू 3 इज इक्वल टू dz अपॉन r की वैल्यू है 5z प्लस 10 y माइनस 3x, ये हो जाता है। तो अब अगर यहाँ पे आगे सॉल्व करें तो dx, अब देखिए हमारे पास 3 मल्टीप्लायर्स बन गए हैं, सॉरी 3 फ्रैक्शन बन गया, ये फ्रैक्शन फर्स्ट, ये फ्रैक्शन सेकंड, ये फ्रैक्शन थर्ड। तीनों फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ग्रुपिंग मेथड। तो हम लोग पहला चलिए यूज करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कॉमा सेकंड मेथड, तो फ्रैक्शन को यूज किया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या है, dx इज इक्वल टू 1, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे है dx इज इक्वल टू dy बाई 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करा दिया इधर 3, dx इज इक्वल टू dy बचा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, क्योंकि क्या लिखा है dx के फॉर्म में, तो हमको क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट एज इट इज हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो y हो जाएगा, और इंटीग्रेशन से कुछ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, u लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 3x माइनस का y, u की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब सेकंड एक तो सॉल्यूशन मिल गया हमारा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, जिससे में p एंड q नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा, तो सेकंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड मल्टीप्लायर, सॉरी सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड में क्या है, dy बाई 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x। तो dy अपॉन 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10। अब देखिए ये तो ऐसा सॉल्व होगा नहीं, यहाँ पे हमारे पास x का पार्ट तो है ही नहीं ना, dx है ही नहीं, तो ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक वैल्यू आई है u की, u क्या आया है, 3x माइनस वाई आया है, और यहाँ पे क्या लिखा है y माइनस 3x। तो अगर हम इसमें से u कॉमन माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का u इज इक्वल टू y माइनस 3x। तो y माइनस 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस u। तो इसको मैं लिख लिया कांस्टेंट जो माइनस u है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है, dy बाई 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस का 10 माइनस u। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इसी से। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरफ का LHS में इंटीग्रेशन इजी है, RHS में इंटीग्रेशन टफ है थोड़ा, क्योंकि 5z प्लस 10u लिखा है। तो हम लोग इसको क्या लेट कर लेते हैं, 5z प्लस 10 माइनस u इज इक्वल टू कुछ लेट कर लेते हैं t। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 dz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 10u तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा dt। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 और dy का इंटीग्रेशन y प्लस इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहाँ पे लेट किया है, dz अपॉन ये क्या हो जाएगा t। तो dz को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, dt बाई 5। यहाँ से देखिए dz की वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन dt बाई 5 अपॉन t। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5 dt अपॉन t। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t आ जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट मान लीजिए v आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, y बाई 3 इज इक्वल टू 1/5 log t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो पुट किए थे, सॉरी यहाँ पे ये, तो 5z प्लस 10 माइनस का u, ये आ गया प्लस का v है। अब देखिए यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया y बाई 3 इज इक्वल टू 1/5 log 5z प्लस का 10 माइनस u की वैल्यू क्या थी, y माइनस 3x, तो y माइनस 3x प्लस का v बच गया। तो यहाँ पे v का क्या आ जाएगा, v की वैल्यू y बाई 3 माइनस का 1/5 log 5z प्लस का 10 y माइनस 3x। तो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन क्या देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा 5u, v इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास देखिए u की वैल्यू भी है और v की वैल्यू भी है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, फंक्शन में लिख देंगे। यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। 5u की वैल्यू क्या हो गई, 3x माइनस u, सॉरी 3x माइनस y, v की वैल्यू y बाई 3 माइनस 1/5 log 5z प्लस का 10 y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये क्या था, हमारा मल्टीप्लायर, सॉरी लैग्रांज मेथड था, और ये क्वेश्चन 2017 में आया है
और बाय ग्रुपिंग की मेथड से यूज करके। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रुपिंग का मेथड यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास बस ये है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने पे हमारे पास 3 फ्रैक्शन बनते हैं, तो 3 फ्रैक्शन में से एक टाइम पे 2 फ्रैक्शन का यूज करके एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट एंड सेकंड का फ्रैक्शन यूज किया, वहां से एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर सेकंड और थर्ड का यूज कर लिया, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाल लिया, और दोनों को फंक्शन 5 u, v इज इक्वल टू 0 बना के लिख लिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकंड थर्ड ना लेते तो फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करके ले लेते, किसी भी तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड जो ग्रुपिंग का है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे मेथड मल्टीप्लायर्स की तरफ। मल्टीप्लायर्स में देखें तो हम लोग क्या, लैग्रांज इक्वेशन ये इस फॉर्म में रहती है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म में। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्वल होगा, ये हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू r। हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। तो हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है। अगर ये फ्रैक्शन से काम नहीं बन रहा है, इन फ्रैक्शन का ग्रुप बना के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों फ्रैक्शन का ग्रुप बना के अगर काम नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, u एंड v की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग ऐसे कंडीशन में, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे मल्टीप्लायर्स। अगर फ्रैक्शन का यूज करके फ्रैक्शन का यूज करके ग्रुप बना के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बना ले रहे हैं तो वो सबसे इजी मेथड है। अगर लग बाई चांस यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बन रहा है तब हम लोग यूज करेंगे मल्टीप्लायर्स। अब मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लायर्स ऐसे 3 नंबर लेंगे हम लोग कि जिनका मल्टीप्लाई कराने पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया कि P1 Q1 R1 3 नंबर ऐसे ले लिए मल्टीप्लायर्स की तरीके, इनको मल्टीप्लायर बोला गया। तो हम लोग जब मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं तो एक फॉर्मूला बनाते हैं ईच फ्रैक्शन के नाम पे। ईच फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे अभी एक फ्रैक्शन है, इंडिविजुअल है, तो टोटल मिलकर 3 फ्रैक्शन था, तो हम इन तीनों को कन्वर्ट करते हैं एक फ्रैक्शन में। इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो P1 Q1 R1 मल्टीप्लाई करा रहे हैं मल्टीप्लायर्स में, उसमें ये जो इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन में उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले P1 dx प्लस Q1 dy, यहाँ पे dy है, प्लस Q1 dy प्लस R1 dz अपॉन में P इंटू P1 प्लस Q इंटू Q1 प्लस R इंटू R1। इस फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं जब हम लोग किसी भी मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये मल्टीप्लायर्स का ये ईच फ्रैक्शन लिख लिए तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं हम। मेन मेथड मोटो हमारा यही रहता ही है कि P1 Q1 R1 की जो वैल्यू है उसको इस तरीके से चूज करते हैं कि ये इक्वेशन ऑटोमेटिक 0 बन जाए, P1 प्लस Q1 R1 क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि ये 0 बन जाए, और जैसे ही ये 0 बन जाएगा ये इधर जाके इस फ्रैक्शन की तरफ 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, P1 dx प्लस Q1 dy प्लस Q1 dy है, ये Q1 dy प्लस R1 dz इज इक्वल टू 0 बन जाता है इस फॉर्म में। तो हमारे पास जो P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz है ये क्या बन जाएगा, 0। अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz को, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये मल्टीप्लायर्स क्यों यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लायर्स तब यूज करते हैं जब हमारे पास ग्रुपिंग मेथड से सॉल्यूशन ना निकल रहा हो, और जब मल्टीप्लायर्स इस तरीके से चूज करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा हमारा वो 0 के बन रहा होगा। अगर लग बाई चांस यहाँ पे देखिए हमने दूसरा कंडीशन लिखा है कि अगर P1 Q1 R1 लेने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है P1 प्लस Q1 प्लस R1 का जो इस फ्रैक्शन में है ये 0 ना बन रहा हो, तो ये दूसरा मेथड क्या है कि जो नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी जो न्यूमिनेटर है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिखा होगा, किसका, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिखा होगा, तो वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि अगर ये जो न्यूमिनेटर है वो क्या होगा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का, तो उस केस में भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये मल्टीप्लायर्स में 2 मेथड बनते हैं कि एक तो या तो हम लोग ये डिनोमिनेटर को 0 कर लें, और एक या तो ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो सकता है डिनोमिनेटर का, तो उस केस में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास देखिए एक रिसेंट का क्वेश्चन आया हुआ है 2022-23 में, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये रिसेंट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इसी मेथड से, जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, लैग्रांज मेथड से हो गया, चारपिट मेथड से हो गया, और सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो उस पर हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि mz माइनस ny इंटू में p प्लस nx माइनस lz इंटू q इज इक्वल टू ly माइनस mx। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट से चेक करते हैं p प्लस q इज इक्वल टू r से। तो यहाँ पे देखें तो कैपिटल P की वैल्यू क्या मिल गई, mz माइनस ny, कैपिटल Q की वैल्यू क्या मिल गई, nx माइनस lz,
और कैपिटल आर की वैल्यू क्या मिल गई, एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्म आ गया और इक्वेशन भी कैसे दी है, लीनियर फॉर्म में दी है, स्मॉल p और स्मॉल q के फॉर्म में ही है। तो ये क्या हो गया, क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लैग्रांज मेथड यूज करते हैं। लैग्रांज मेथड यूज करने के लिए सबसे पहला काम था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट को चेक करना, दूसरा है कि हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे dx अपॉन p, p की वैल्यू क्या है mz माइनस ny इज इक्वल टू dy अपॉन q, q की वैल्यू क्या है nx माइनस lz इज इक्वल टू dz अपॉन r, r की वैल्यू क्या है ly माइनस mx। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको बोला जाए कि ये फ्रैक्शन का यूज करके ये तीन फ्रैक्शन बन गए हमारे पास, फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2 एंड फ्रैक्शन 3, तीनों फ्रैक्शन का यूज करके आप ग्रुपिंग बनाइए और ग्रुपिंग से आप सॉल्यूशन निकालिए। तो हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि dx फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को लेते हैं, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ग्रुपिंग का यूज कैसे नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ग्रुप हम बनाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड का, तो dx अपॉन mz माइनस ny इज इक्वल टू dy अपॉन nx माइनस का lz। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या पॉसिबल है हमारे पास किसी भी तरीके से, mz माइनस ny है और x माइनस lz है। तो यहाँ पे देखिए z एंड y है, तो हमारे पास या तो z फ्रैक्शन वाले में कट जाता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में तो कहीं z है ही नहीं, तो dz है ही नहीं, तो हम z को इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस का ny है, यहाँ पे nx है, तो यहाँ पे किसी तरीके से भी नहीं बन पाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई भी करा देंगे तो nx माइनस का lz dx बनेगा और mz माइनस का ny इज इक्वल टू dy बनेगा। तो इंटीग्रेट किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे करेंगे तो nx का तो हो जाएगा, लेकिन lz का x के रिस्पेक्ट में होगा ही नहीं, mz का हो जाएगा, mz का नहीं होगा, ny का हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को दूर कर किससे किया जाता है, मल्टीप्लायर्स का यूज करके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे फ्रैक्शन का ग्रुप बना के सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। लेट करते हैं मल्टीप्लायर्स का, तो लेट फर्स्ट मल्टीप्लायर्स, क्योंकि हमको दो सॉल्यूशन चाहिए ना, तो हमारे पास दो बार मल्टीप्लायर्स को लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट मल्टीप्लायर्स, अब देखिए मल्टीप्लायर्स सोचते कैसे हैं कि क्या चीज मल्टीप्लाई कराना है, उसके लिए तो प्रैक्टिस बढ़िया करनी पड़ती है। बट यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा ट्रिक भी आपको बताता हूँ कि हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है dx अपॉन mz माइनस ny है। तो यहाँ पे mz माइनस ny में क्या चीज मिसिंग है, x मिसिंग है, यहाँ से हम लोग x ले लेते हैं। दूसरे वाले फ्रैक्शन में देखो, दूसरे वाले फ्रैक्शन में y मिसिंग है, तो मैं y का मल्टीप्लाई करा दूं, और तीसरे वाले फ्रैक्शन में z का मिसिंग है, तो z का फ्रैक्शन करा दूं। तो यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लाई कराने पे क्या बन जाएगा, mx z माइनस nxy बन जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का बना है, तो दूसरे वाले फ्रैक्शन में y का मल्टीप्लाई कराएंगे तो nxy, तो यहाँ पे देखिए ये nxy माइनस का बना था, nxy प्लस का बनेगा, तो ये दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे lyz है, आगे भी lyz बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और mxz यहाँ पहले बना था, तो ये दूसरे आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो चीजें मिसिंग थी हमने उसका मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये डिनोमिनेटर 0 होता दिख रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं आगे सॉल्यूशन। ईच फ्रैक्शन विल बी, जब मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं तो हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं एक फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास P1 है, Q1 है, R1 है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं फॉर्मूला, P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz अपॉन में P1 P प्लस Q1 Q प्लस R1 R। तो यहाँ पे देखें P1 की वैल्यू क्या ली है x, dx प्लस y dy, R1 की वैल्यू क्या है z dz अपॉन में P क्या है P1 है ये, तो P1 की वैल्यू x और P की वैल्यू यहाँ पे देखिए लिखा है mz माइनस ny, तो mz माइनस ny प्लस तो माइनस का lz प्लस R1 की वैल्यू z और R की वैल्यू ly माइनस का mx। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करा के ओपन करते हैं। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या बचता है हमारे पास, x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन में x अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, mzx प्लस माइनस का माइनस nxy प्लस का nxy माइनस का lzy प्लस का lzy, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, माइनस का mzx। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए माइनस का mzx है, यहाँ पहले सबसे पहला टर्म प्लस का mzx, तो ये कैंसिल हो गया। lzy है प्लस का lzy माइनस का
एन एक्स वाई प्लस का एन एक्स वाई माइनस का, तो ये पूरा चीज कैंसिल होकर नीचे जीरो बन गया। तो हमारा जो ऊपर वाला फॉर्म है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या था हमारे पास ये ईच फ्रैक्शन था, तो ईच फ्रैक्शन की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो, तो वो जीरो कर देगा इसको, तो ये वाला टर्म इधर जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे x का, दो बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस y का वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस z का जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो का करेंगे तो कुछ कॉन्स्टेंट आ जाएगा, c1 मान लीजिए, ठीक, c1 कॉन्स्टेंट आ गया। तो ये c1 को हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन था सब में, तो लेके इसको राइट हैंड साइड में ले लिया, एलसीएम लेके इसको 2c1 दे दिया और इस 2c1 को एक नया कांस्टेंट मान लिया u। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में, ठीक है। इस c1 को अब देखिए c1 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराने के बाद एक नया कांस्टेंट बन गया, 2 का मल्टीप्लाई कराने के बाद एक नया कांस्टेंट बन गया, तो इसको हम लोग ने एक नया कांस्टेंट लेट कर लिया u, ठीक। अब दूसरा मल्टीप्लायर यूज करते हैं, एक सॉल्यूशन तो निकल आया, अब दूसरा मल्टीप्लायर यूज करते हैं। तो लेट थिंक अबाउट सेकंड मल्टीप्लायर्स। सेकंड मल्टीप्लायर्स क्या होने चाहिए भाई, यहाँ पे देखिए सेकंड मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं, तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एम जेड माइनस एन वाई है, एन एक्स माइनस एन जेड है, एल वाई माइनस एम एक्स है। तो अब देखिए अगर फिर वही कंसीडर करें तो दूसरा वेरिएबल यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन लिखा है उसमें एल की मिसिंग है, एम है एन है लेकिन एल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड मल्टीप्लायर में पहले एल का मल्टीप्लाई करा देते, फिर बीच में अगर देखें सेकंड मल्टीप्लायर के पास, सॉरी सेकंड फ्रैक्शन के पास तो एम की मिसिंग है तो एम का मल्टीप्लाई करा देते हैं, और तीसरे वाले के पास में एल का मिसिंग है तो एन का मल्टीप्लाई करा देंगे, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद नीचे जीरो भी बन रहा होगा, जैसे एल एम जेड बनेगा यहाँ पे और एल एम जेड यहाँ पे बन जाएगा, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई कराने के बाद कट जाएगा। तो हमारा ईच फ्रैक्शन जो होगा, सॉल्व करते हैं तो ईच फ्रैक्शन हो जाएगा, ये इसी फॉर्मूला में रखेंगे, p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz अपॉन p1 p प्लस q1 q r1 r। तो यहाँ पे ईच फ्रैक्शन जो बनेगा l dx प्लस y dy, सॉरी y नहीं है, अब की बार क्या है m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m dy प्लस n dz अपॉन में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के लिख रहा हूँ। ये था हमारे पास p की वैल्यू, तो p1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है l, तो l का मल्टीप्लाई कराएंगे तो l m z माइनस का l n y प्लस का यहाँ पे q में मल्टीप्लाई कराना है m का, तो m का मल्टीप्लाई कराएंगे m n x माइनस का m l z, ठीक है। फिर प्लस r1 में r कम में मल्टीप्लाई कराना है r1 की, तो r1 की वैल्यू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करा है n l y माइनस का n m x। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पे क्या था n l y, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं इस फ्रैक्शन, तो यहाँ पे देखिए l m z जो है एम एल जेड, ये दोनों सेम बात दिखी है और प्लस माइनस में कैंसिल हो गई। सेम तरीके से यहाँ पे देखिए एल एन वाई लिखा है, एल एन वाई लिखा है, सेम बात प्लस माइनस में कैंसिल, एम एन एक्स कट के जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बचा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस का एन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब फिर से वही इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड में इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, प्लस m कांस्टेंट था बाहर हो जाएगा, dy का y हो जाएगा, प्लस n dz का z हो जाएगा इज इक्वल टू दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास v। तो ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई, u की वैल्यू आ गई, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन जो देते हैं uv इज इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन ऑफ u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा आंसर। मल्टीप्लायर्स का यूज करके हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो आई होप ये मल्टीप्लायर्स का भी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे करते हैं। तीन बस मल्टीप्लायर्स नंबर साइड से सोचते हैं कि जिसका मल्टीप्लाई कराने के बाद डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक और इक्वेशन एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार आता है, तो इसलिए देखिए रिसेंट में यहाँ पे लास्ट ईयर का ये क्या था, लास्ट क्वेश्चन जो किए वो 2022 एंड 23 में आया है और ये उसी के एक साल बाद पहले का है 2021 और 22 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है भाई, कैपिटल P प्लस का Q इज इक्वल टू R, इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, कैपिटल P की वैल्यू क्या मिल रही है y प्लस जेड एक्स, कैपिटल Q की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस का x प्लस वाई जेड, और कैपिटल R की वैल्यू क्या मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब आगे हम लोग क्या लिखते हैं, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हैं, dx अपॉन p इज इक्वल टू
डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी एक्स अपॉन पी की वैल्यू क्या है वाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है माइनस का एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, तीनों फ्रैक्शन आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन के, फ्रैक्शन फर्स्ट, फ्रैक्शन सेकंड, फ्रैक्शन थर्ड। अब तीनों फ्रैक्शन में अगर आप देखें तो ग्रुपिंग कहीं से नहीं हो पाएगी। पहले वाले में फिर वही जेड का लफड़ा, यहाँ पे भी जेड वही, यहाँ पे एक्स वाई दे दिया और जेड के साथ में, तो इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सीधे। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं। तो पहले सोचते हैं लेट फर्स्ट मल्टीप्लायर्स क्या होना चाहिए, फर्स्ट मल्टीप्लायर मान लीजिए P1 Q1 R1 है। P1 Q1 R1 क्या होना चाहिए हमारे पास, देखिए अब की बार तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे कोई वर्ड मिसिंग हो या कोई वेरिएबल मिसिंग हो, तो उसको हम लोग देख लें। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो यहाँ पे जेड नहीं है। तो इस तरीके से अब की बार तो कुछ दिमाग में चलेगा नहीं कि हमारे पास जो मिसिंग है उसको मल्टीप्लाई करा दे। तो यहाँ पे देखिए सोचिए, यहाँ पे लिखा है वाई प्लस जेड एक्स, तो वाई प्लस जेड एक्स है, फिर माइनस का लिखा है माइनस का एक्स माइनस का वाई जेड, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसको क्या मल्टीप्लाई कराएं कि ये तीनों ऐड होने के बाद जीरो बन जाए। तो देखिए पहले बात में यहाँ पे वाई और जेड एक्स लिखा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग करा देते हैं, इस वाले में वाई का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड बन जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड बन जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए एक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये एक्स वाई जेड बन जाएगा माइनस का, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने सोच लिया कि मल्टीप्लायर्स क्या होना चाहिए, तो पहले हम क्या मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वाई का मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक्स का 1 का। तो इस फ्रैक्शन क्या होता है, P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz अपॉन में P1p प्लस Q1q प्लस R1 r। तो यहाँ पे आगे देखिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं आप, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है y, तो y dx प्लस Q1 की वैल्यू क्या है x, तो x dy प्लस r का वैल्यू 1 है तो z हो जाएगा अकेले dz, ये हो गया dz अपॉन में P1p क्या है y इंटू p की वैल्यू क्या है y प्लस जेड एक्स प्लस में Q1 की वैल्यू x और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा के लिख रहे हैं माइनस एक्स माइनस का वाई जेड प्लस R1 की वैल्यू 1 है और जेड R की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये ईच फ्रैक्शन है, ईच फ्रैक्शन ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पास आएगा हमारे पास ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस डी जेड अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये बनेगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई जेड प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो देखिए बन गया, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स वाई जेड से ये एक्स वाई जेड कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया, ये इधर जीरो हो गया, नीचे जब जीरो हो गया तो इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास बनेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कराते हैं, बट इंटीग्रेशन अगर देखें तो यहाँ पे y का dx के साथ में और x का dy के साथ में, तो यहाँ तो ऐसे इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। तो देखिए कैसे, y dx प्लस x dy लिखा है, तो अगर हम बात करें x y है, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर कर दें तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल मान लीजिए यहाँ पे z की वैल्यू मान लेते हैं, मैं ऐसा कि z इज इक्वल टू क्या है, x y है, तो यहाँ पे अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग गया, तो एक्स वाई का सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करे डी वाई और प्लस का वाई एज इट इज हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया डीएक्स हो गया। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा है एक्स डीएक्स प्लस वाई डी वाई, यहाँ पे वही चीज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस डी को नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे डी एक्स वाई, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई का लिखा है प्लस यहाँ पे dz इज इक्वल टू 0। तो ये है चीज है हमारे पास। इंटीग्रेट कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो ये d इस इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स वाई प्लस यहाँ पे z इज इक्वल टू u, हमारे पास एक कांस्टेंट बचेगा ना u, तो u की वैल्यू क्या आ गई एक्स वाई प्लस जेड,
तो यहाँ से u की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम लोग निकालते हैं v की वैल्यू। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरा मल्टीप्लायर यूज सोचना पड़ेगा। तो लेट सेकेंड मल्टीप्लायर्स लेते हैं। सेकेंड मल्टीप्लायर्स क्या है, p1 p, q1 q, r1 r लेट करते हैं और इसकी वैल्यू लेट करेंगे। अब देखो कैसे, फिर से सोचिए यही बात कि हमारे पास क्या है, y प्लस जेड एक्स प्लस माइनस का x माइनस वाई जेड है और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है। अब अगर यही चीज यहाँ पे पहले वाले में अगर हम लोग x का मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा प्लस का जेड एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस सेकेंड वाले में y का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये एक्स वाई बन गया, मतलब वाई एक्स बन गया माइनस में, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई जेड बन गया, ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर जेड बन गया, y का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वाई स्क्वायर जेड बन गया, प्लस में यहाँ पे क्या है जेड का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस का वाई स्क्वायर जेड बन गया। तो यहाँ पे देखिए अब क्या गड़बड़ हो रहा है कि ये जेड एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये जेड स्क्वायर प्लस का बन रहा है, ये वाई स्क्वायर जेड माइनस का है, ये वाई स्क्वायर माइनस का है। तो यहाँ क्या करिए माइनस का मल्टीप्लाई करा ये माइनस जेड से, तो माइनस जेड यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा इजिली, और कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक्स का मल्टीप्लाई कराया, फिर वाई का मल्टीप्लाई कराया, फिर माइनस जेड का मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस जेड का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं ईच फ्रैक्शन विल बी p1 की वैल्यू x dx प्लस y dy माइनस का z dz हो जाएगा अपॉन में। अब मल्टीप्लाई कराते हैं तो p1 p में मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले पे पुट कर रहे हैं वैल्यू। तो अब p1 की वैल्यू क्या है x और मल्टीप्लाई किसमें कराना है p1 p में, तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए ये लिखा है y प्लस जेड एक्स, तो p1 p की वैल्यू रखते हैं y प्लस जेड एक्स प्लस का q1 की वैल्यू y है और q की वैल्यू है माइनस x माइनस वाई जेड, ठीक। फिर माइनस जेड का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो माइनस जेड इंटू में r की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x dx प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन में यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो x क्या बन जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई कराना है तो जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का एक्स वाई, यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर जेड बनेगा। अब जेड का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो माइनस का जेड एक्स स्क्वायर बना, ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आया ईच फ्रैक्शन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई प्लस का, ये एक्स वाई माइनस का, जेड एक्स स्क्वायर प्लस का, जेड एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास 0 की वैल्यू किसकी आई, तो हमारे पास आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस का जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर देते हैं इजी से, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 को उधर कर देंगे LHS RHS में, माइनस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c1, 2c1 की वैल्यू क्या ले लेंगे v ले लेंगे, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू v। तो हम सॉल्यूशन कैसे देंगे फाई u कॉमा v इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ u की वैल्यू क्या आई है एक्स वाई प्लस जेड माइन कॉमा v की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तरफ हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब लीनियर का भी पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर, अब नॉन लीनियर पढ़ेंगे। तो नॉन लीनियर क्या होता है, अ पीडीई विच इन्वॉल्व फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पी एंड क्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट हो विथ डिग्री हायर देन 1। मतलब हमारे पास अभी तक हम लोग p पढ़ रहे थे और इसकी पावर 1 होती थी, अब हम लोग पढ़ेंगे p स्क्वायर या p क्यूब इस तरीके से। एंड द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q आर कॉल्ड नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अभी तक क्या था, कंडीशन थी कि वेरिएबल एक साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे, जैसे x y, जैसे p इंटू क्यू नहीं मल्टीप्लाई हो सकते थे। अब क्या होगा p एंड q मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। तो इस तरीके की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का क्या मेथड है, चारपिट मेथड बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, चारपिट मेथड हो जाएगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल की आपको बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ एक एग्जांपल नॉन लीनियर का, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इस तरीके से। तो यहाँ क्या है p प्लस पी क्यू इज इक्वल टू साइन वाई।
यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर है, कैसे, यहाँ पे फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पे सेकंड डिग्री बन गई, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं चारपीट मेथड। चारपीट मेथड क्या है? यही नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। तो ये क्या है? दिस इज अ जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पीडीई ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। तो जो नॉन लीनियर पीडीई होती है उसके फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो है चारपीट मेथड। अब चारपीट मेथड अप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो चारपीट मेथड अप्लाई करने के लिए ट्रांसफर ऑल टर्म्स ऑफ गिवन इक्वेशन टू द LH साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड में। जो हमारे पास पूरा फंक्शन गिवन होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। x y z में p q में जो भी फंक्शन गिवन रहेगा हमारा इसी फॉर्म में होगा फंक्शन, उसको एक साइड लेफ्ट कर ले आएंगे और एक्सप्रेस इस तरीके कर लेंगे। पहला स्टेप ये था, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? फाइंड ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स। यहाँ पे क्या जितने वेरिएबल्स हैं सबके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन का y में, फंक्शन का z में, फंक्शन का p में और फंक्शन का q में। मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिखा x² प्लस 3xy² बाई p प्लस z² q, इस तरीके से। तो यहाँ पे फंक्शन का x में निकालेंगे। x लिखने का मतलब है कि इसका जो है पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, फिर p एंड q के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से। उसके बाद क्या लिखेंगे? चारपीट्स की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। चारपीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होती है। अब इसको थोड़ा ट्रिक से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए हमको ये पता है ना कि p की वैल्यू क्या होती है? डेल z बाई डेल एक्स। तो डेल z बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे देखिए वही चीज है, जब dp ले रहे हैं dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी जेड है, पी एफ जेड है। तो यहाँ पे देखिए dp एज इट इज ऊपर लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या यूज कर रहे हैं? अगर dp लिखा है तो p किससे किससे मिलके बना होता है? z एंड x से। तो यहाँ पे हम लोग उसी का डेरिवेटिव्स लिखेंगे और साथ में p का मल्टीप्लाई कराएंगे। इज इक्वल टू dq अपॉन एफ वाई प्लस क्यू जेड। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो dq है, dq और ये क्या p स्मॉल p है, तो जब dq है dq के साथ में क्या होता है? q इज इक्वल टू होता है डेल z बाई डेल y। तो यहाँ पे एफ वाई एंड q एफ जेड के साथ में आया, तो यहाँ पे p एफ जेड में मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे q मल्टीप्लाई होगा। इज इक्वल टू dz अपॉन, अब dz किससे किससे बना होता है? ठीक है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा y होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz बनेगा। dz किससे बनेगा? डेल z से, डेल z बाई डेल एक्स होगा और डेल z बाई डेल y होगा। तो डेल z बाई डेल एक्स को क्या बोलते हैं? p। डेल z बाई डेल y को क्या बोलते हैं? q। तो यहाँ पे dz किस पे डिपेंड कर रहा है? p एंड q पे। ये हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको कि चारपीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी है ना और ये नहीं याद रहेगा तो आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे वही p एफ पी और q एफ पी माइनस के साथ में लिख लिया, फिर dx का माइनस एफ पी और dy अपॉन माइनस एफ क्यू। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है चारपीट मेथड की, तो ये याद रखें। तो ये थर्ड स्टेप है, हमको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है? सेलेक्ट टू प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पे देखें तो फ्रैक्शन 1 2 3 4 5, 5 फ्रैक्शन बन रहे हैं, उसमें से किन्हीं 2 फ्रैक्शन को ऐसे फाइंड आउट करना है जो सो दैट रिजल्टिंग इंटीग्रल कि उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सिंपलेस्ट रिलेशन मिल जाए इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन ऑफ p एंड q। हमको इन्हीं 2 फ्रैक्शन का यूज करना है और उनसे p या q की वैल्यू निकाल लेनी है, कुछ रिलेशन निकालना है, वो कम से कम एक वैल्यू प्रेजेंट हो p एंड q। तो इन 5 फ्रैक्शन का यूज करके 2 फ्रैक्शन हम उसमें से इंपॉर्टेंट लेंगे और जिससे हम लोग क्या निकाल सके? एक वैल्यू निकाल सके, या तो p की या तो q की। अब p एंड q की वैल्यू निकाल लेंगे तो विद द हेल्प ऑफ रिलेशन इन स्टेप 4 जो p या q की वैल्यू निकाले रहेंगे उसमें यूज करके उसका इक्वेशन 1 में हम लोग अदर एक वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमको p की वैल्यू मिल गई तो हम p की वैल्यू को रख के यहाँ से q की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 ये था, जो इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें से q की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? पुट द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास एक रिलेशन होता है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो इस वाले रिलेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर किसकी वैल्यू? p एंड q की। तो p एंड q की वैल्यू हम लोग पता करे रहेंगे तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। चलिए अब हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व करके समझते हैं कैसे हमारा कंसेप्ट काम कर रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर x इज इक्वल टू पी जेड। ये रिसेंट में क्वेश्चन आया है 2022-23 का है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। देखिए इसमें कई सारे कंसेप्ट यूज होंगे, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ये समझते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन गिवन है। अब पी स्क्वायर लगा है मतलब
डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 2 हो गई है। डिग्री 2 हो गई तो कौन सा ऑर्डर, कौन सा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो डिग्री 1 होती। तो इस तरीके से हमको पता चल गया ये कौन सा इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए अब यहाँ पे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगेगा, चारपिट्स मेथड लगेगा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे चारपिट मेथड। चारपिट मेथड क्या कहता है भाई, जो क्वेश्चन गिवन है पहले उसको एक साइड कर लेते हैं सारे फंक्शन को। तो हम लोग लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल माइनस का माइनस पी जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारा फंक्शन हो गया। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ पी, एफ क्यू, सारे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ एक्स के टर्म में यही तो है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एफ एक्स मतलब क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वाई का टर्म प्रेजेंट ही नहीं है तो 0 आ गया। एफ जेड निकाल लेते हैं। एफ जेड क्या आएगा, यहाँ पे माइनस पी आएगा और जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी और सारे कांस्टेंट है। एफ जेड आ गया। एफ पी निकालेंगे। एफ पी अगर देखें तो क्या आएगा, पहले एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये इस तरीके का फंक्शन पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी जेड, तो यहाँ पी है और यहाँ पे पी है तो दोनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2px माइनस का जेड, ये आ जाएगा। अब एफ क्यू निकालेंगे। एफ क्यू कहाँ है, ये है, क्यों अकेले यहाँ पे है तो क्यों यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2qx। अब हमारे पास पूरे टर्म आ गए। अब हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, चारपिट मेथड का ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बताया कैसे, पहले वाले फ्रैक्शन में डीपी रहता है और डीपी में क्या क्या होता है, एक्स एंड जेड। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू सेकेंड फ्रैक्शन डी क्यू होता है, और इसमें क्या होता है वाई एंड जेड होता है, तो वाई प्लस क्यू एफ जेड इज इक्वल टू, फिर डी जेड होता है, डी जेड में पी माइनस का पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू। यहाँ पे एफ पी है, यहाँ पे एफ क्यू है। अब वैल्यूज पता है हमको, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का पी, एफ जेड की वैल्यू माइनस का पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ वाई की वैल्यू क्या है 0 प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 2, क्यों एज इट इज रहेगा, क्यों वैल्यू थोड़ी देगा। वाई एफ वाई 0 हो गया, क्यों हो गया एफ जेड की वैल्यू माइनस का पी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस का पी एफ ऑफ पी क्या आया है 2px माइनस जेड माइनस का क्यू, एफ क्यू क्या है 2qx है, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी की वैल्यू कितनी है 2px माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू की वैल्यू क्या है माइनस का 2qx। ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास कितने फ्रैक्शन है, 5 फ्रैक्शन है। तो इस पांचों फ्रैक्शन में से हम 2 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन को पकड़ते हैं। मान लीजिए हम ले लिए फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को, तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन हमको निकालना क्या है, किसी एक वैल्यू निकालनी है, पी की है तो क्यू की। तो हम लोग पहले इन दोनों फ्रैक्शन का, यहीं पे पी एंड क्यू है, डीपी और डी क्यू है, तो यहीं से हमको पी एंड क्यू का रिलेशन मिल सकता है। तो हमने चेक किया तो यहाँ पे क्या बना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे डी क्यू अपॉन माइनस का पी क्यू है। तो ये यहाँ पे देखें तो ये माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा डीपी अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस का पी क्यू। तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, एक फिर बचा डीपी अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस का पी। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का पी डीपी इज इक्वल टू क्यू डी क्यू, ये लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, बोथ साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए कांस्टेंट हमारे पास ए आ गया। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2a, माइनस का 2a कर दिया, 2 कॉमन लेके उधर भेज दिया और माइनस का भी भेज दिया, 2a हो गया। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास एक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हटा के एक दूसरा नया कांस्टेंट बनाते हैं, और नया कांस्टेंट इस तरीके से बनाते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कोई एक स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं। तो हम मान लीजिए c का स्क्वायर ले लिए, c1 का स्क्वायर ले लीजिए या c का स्क्वायर लीजिए, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम एक नया वेरिएबल इस कांस्टेंट को हटा के c स्क्वायर ले लेते हैं। अब c स्क्वायर क्यों लिया,
स्क्वायर को किया इसलिए कर दिया ताकि आगे अभी हम लोगों को जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इधर रूट ना बन जाए। तो रूट को अवॉइड करने के लिए हमने ये क्या लिया है, सी स्क्वायर ले लिया। कांस्टेंट ही था, मान लीजिए जैसे ए की वैल्यू 2 रख देते तो यहाँ पे 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर बस इसलिए लिया है क्योंकि आगे रूट क्रिएट ना हो, उससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ इक्वेशन 1 में हम लोग रिलेशन नहीं पता करते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 ये बात अब कहाँ पे ले चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखें तो क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का पी जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सी स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, सी स्क्वायर एक्स माइनस पी जेड इज इक्वल टू 0। अब पी जेड इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स, पी की वैल्यू क्या आ गई, सी स्क्वायर एक्स बाई, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर एक्स बाई जेड। ये p की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम लोग q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और q इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें p की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर सी की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है p की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बना सी की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का सी की पावर 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन अपॉन में जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन जेड बाहर आ जाएगा, अंदर जेड है तो ये क्या हो जाएगा, रूट के बाहर ले आएंगे तो जेड आ जाएगा, और सी स्क्वायर सी की पावर 4 है तो सी की स्क्वायर सी कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सी बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, केवल जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बचा रूट में। तो ये आ गई हमारी क्यू की वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा आपको क्यू की वैल्यू कैसे लाया। सी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, और सी स्क्वायर को रूट के बाहर ले गया तो सी हो गया। तो पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस ये फॉर्मूला होता है, इसी में रखना है पी एंड क्यू की वैल्यू। तो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर एक्स अपॉन जेड डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, सी बाई जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई। अब क्या करते हैं, इस जेड को एलसीएम लेके इधर एलएचएस साइड में मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, जेड डी जेड सी स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई। अब देखिए इस वाले टर्म को उधर ले चलते हैं, तो जेड डी जेड माइनस सी स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई। अब देखिए इस पूरे वाले टर्म में क्या है, जेड एंड एक्स का ही फंक्शन है, तो इसको हम इस साइड ले आ लेते हैं एलएचएस में। तो जेड डी जेड माइनस सी स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी वाई। ये बचा अब हमारे पास। अब देखिए यहां से थोड़ा एक नया कंसेप्ट आता है, ये देखिए जैसे हमारे पास होता है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 6x dx लिख सकते हैं ना, या अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x है, तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ये dy इधर रहने दिया, dx इधर मल्टीप्लाई करा दिया इस तरीके से। तो ये अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो जेड डी जेड लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड स्क्वायर बाई 2 का लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इसको हम ये जो d है, ये d क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका डिफरेंशिएशन, जेड स्क्वायर बाई 2 का। जेड स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2z अपॉन में 2, और जेड के रिस्पेक्ट में किया है तो dz बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जेड dz बचा। इसी तरीके से सी स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर एक्स dx को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे इसको सॉल्व लिखा है, इस तरीके से अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड dz को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन में अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी वाई। ठीक है, यहाँ पे ये इतना चीज आ गया। देखिए थोड़ी सी जगह की कमी है, तो आप देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर ले लिया, और दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो इसलिए डी भी बाहर ले लिया, तो जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा अपॉन में अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा इज इक्वल टू सी
डी वाई बचा। अब देखिए अब आसानी से हमको इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी तक हम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, यहां से अगर कंसीडर करें, अगर हम ये जो हाईलाइट कर रहे हैं इस पॉइंट को देखिए, इस लाइन को, यहां पे अगर हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते बोथ साइड, हमको तो लीनियर इक्वेशन चाहिए भाई, लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन करने के लिए यहां से dz dx dy हटाना है, तो dz dx dy कब हटता है, जब इंटीग्रेशन होता है। और यहां पे अगर इंटीग्रेशन करते तो यहां पे बाय पार्ट्स सॉरी स्प्लिट हो जाता है इंटीग्रेशन, मतलब अलग अलग हो जाता है। जेड dz का इंटीग्रेशन अलग होता है, सी स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हो पाता और हमारी लीनियर इक्वेशन ना आ पाती। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि पहले इसको क्या किया, एक कॉमन डिफरेंशिएशन बना लिया। कॉमन डिफरेंशिएशन बना लिया मतलब यहाँ पे जेड dz को जेड स्क्वायर बाई 2 डी लिख लिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। और इसी तरीके सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेट कर देते, हमारे पास यहाँ से ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम लोग को अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो बस सीधे से लेट कर लेते हैं। लेट मान लीजिए ये u है, क्या u इज इक्वल टू है जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 du अपॉन du अपॉन u, ये u लिखा है रूट का, du अपॉन रूट u c dy। तो हमारे पास इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन में यहाँ कर देता हूँ 1/2 du अंडर रूट u इज इक्वल टू c dy। अब 1/2 एज इट इज रहने दें, अंडर रूट यू है, ऊपर जाके u की पावर -1/2 du बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस का 1, पावर फॉर्मूले से ओपन कर दिया, ये क्या बन जाएगा u की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू c y हो गया, प्लस का b ये आ जाएगा। आई होप आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया होगा, पावर फॉर्मूला लगा के किया। यहाँ पे रूट यू था, ऊपर ले गए, माइनस का 1/2 पावर लग गई और पावर फॉर्मूले से ओपन कर दिया। पावर फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n होता है तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, वही किया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, u की वैल्यू पुट कर दिए और ये c इधर देखिए RHS में c कांस्टेंट था, dy का इंटीग्रेशन y हो गया और एक नया कांस्टेंट बना, एक नया कांस्टेंट को हम लोगों ने ले लिया b। तो यहाँ पे अब u की वैल्यू पुट कर दीजिए, u की वैल्यू क्या है जेड स्क्वायर माइनस का ये देखिए लिया है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई प्लस का b। ये आ गई हमारी वैल्यू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है रूट में। यहाँ पे देखिए u की पावर 1/2 आई थी तो u के रूट की पावर रूट में आएगा तो जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं, ये बनेगा जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई प्लस का बी, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इसको उधर ले जाते हैं तो सी वाई प्लस का बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आएगा हमारा टोटल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सी स्क्वायर लेट किया था कांस्टेंट, अगर आपने यहाँ पे कोई सी ही लेट किया होता, ये कांस्टेंट सी लेट किया होता तो यहाँ पे जो सी आ रहा है यहाँ पे रूट सी आता और यहाँ पे सी अकेले आता। यहाँ पे जो सी स्क्वायर लिखा है यहाँ पे सी रूट सी आता, बस इतना सा डिफरेंस होता अगर आप यहाँ पे सी लेते तो। इसलिए मैं रूट अवॉइड करने के लिए ऐसा कर दिया था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और अच्छे से एग्जांपल भी समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो कि अभी रिसेंट में भी आया है, 2022-23 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस वही सेम मेथड, पहले क्या करते हैं पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू 0, ये बना लिया। अब आर्बिट्री को पहले फंक्शन निकाल लेते हैं, एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी पी, एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी क्यू, ठीक है। और एफ जेड निकालेंगे तो एफ जेड की वैल्यू 0, एफ पी निकालेंगे तो एफ पी की वैल्यू क्या आएगी एक्स माइनस का क्यू, और एफ क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस का p। ये हमारे पांचों डिफरेंशिएशन आ गए। अब हम लोग क्या लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे कैसे, पहला फ्रैक्शन होता है dp का तो dp अपॉन, पहला फ्रैक्शन dp होता है तो dp अपॉन एफ जेड प्लस p, एफ क्या होता है एफ एक्स प्लस p एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू। सेकेंड फ्रैक्शन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इज इक्वल टू, तीसरा एफ डी जेड होता है तो डी जेड क्या होता है माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस एफ ऑफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का एफ क्यू, ये बन गया। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो पहले वैल्यू पुट करेंगे डी पी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आया है पी प्लस का पी एफ ऑफ जेड कितना है 0 है, एफ ऑफ जेड देखिए 0 है और एक्स की वैल्यू पी थी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में एफ वाई की वैल्यू क्या है क्यू है प्लस का क्यू और एफ जेड की वैल्यू 0 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी और एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या आई है एक्स माइनस क्यू है, सॉरी एफ ऑफ पी की वैल्यू एक्स माइनस क्यू है माइनस का क्यू, एफ ऑफ क्यू की वैल्यू क्या आई है वाई माइनस पी
वाई माइनस पी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस का एफ ऑफ पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का एफ ऑफ क्यू वाई माइनस पी। ये वैल्यू पुट कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से वही फिर से काम करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकंड फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास क्या है, डी पी अपॉन पी, ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ तो सिंपल बन गया, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बस इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग क्यू। लॉग क्यू आपको एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, वो हम लोगों ने कांस्टेंट सी ले लिया मान लीजिए, और वो लॉग में लिखा क्योंकि दोनों फंक्शन लॉग में थे तो लॉग सी ले लिया। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग क्यू सी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन होता है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। अब लॉग लॉग कंपेयर कर दिए तो पी की वैल्यू आ गई क्यू सी, पी की वैल्यू क्यू सी आ गई। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसको 1 लेट कर लेते हैं और इसे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए कंसीडर करके निकालते हैं, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी की वैल्यू क्या है, क्यू सी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू सी क्यू। यहाँ पे क्यू थे, पी की वैल्यू रखा, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू सी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर सी। तो यहाँ से क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर सी। एक क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू की वैल्यू सी एक्स प्लस वाई अपॉन सी। ये आ गया हमारे क्यू की वैल्यू। इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई क्यू इंटू सी। तो q की वैल्यू क्या आ गई है, सी एक्स प्लस वाई अपॉन सी इंटू में c से c कैंसिल हो गया, तो हमारे पास p की वैल्यू बची सी एक्स प्लस वाई। p एंड q की वैल्यू मिल गई, तो अब हम लोग किस पे रखते हैं, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई पे। तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आई है सी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई है, सी एक्स प्लस वाई अपॉन सी डी वाई। ये आ गया डी जेड की वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, इसी को इधर एलएचएस में भेजते हैं तो सी जेड हो जाएगा। यहाँ पे सी एक्स, अभी इसमें भी एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा सी एक्स प्लस वाई डी एक्स इज प्लस का सी एक्स प्लस वाई डी वाई। ये बन गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे सी एक्स प्लस वाई कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया सी एक्स प्लस वाई को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी डी एक्स प्लस डी वाई, यही अकेले बचा। अब हम लोग क्या, यहाँ पे सी डी जेड इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई को एज इट इज रहने देते हैं, और ये सी डी एक्स प्लस डी वाई, देखिए इस सी डी एक्स प्लस वाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, सी डी एक्स प्लस डी वाई। तो हम अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको, एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस वाई। अब इंटीग्रेट किए हैं तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन उल्टा होता है। पहले एक बार इंटीग्रेशन किया फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो दोनों बात बराबर हो गई। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सी डी एक्स प्लस डी वाई को डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी एक्स प्लस वाई को। अब अगर इस ये जो वैल्यू लिखी है इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या आएगा, सी डी एक्स प्लस डी वाई। तो सी डी एक्स प्लस डी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी एक्स प्लस वाई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सी डी सी एक्स प्लस वाई। ठीक, अब देखिए सी एक्स प्लस वाई सी एक्स प्लस वाई। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी जेड इज इक्वल टू ये हो गया u इंटू डी यू हो गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे सी जेड आ जाएगा, और सी तो कांस्टेंट ही था, यहाँ पे क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 प्लस का कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा बी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी जेड इज इक्वल टू यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, यू की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का बी। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम लोग देखें तो सी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2b अपॉन में 2c, ये आ जाएगी हमारे z की वैल्यू। या तो आप यही आंसर लिख दीजिएगा, या ये भी आंसर हो सकता है, सी जेड इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का बी। ये भी एक आंसर है हमारे पास। तो आपका जहां तक आंसर होगा वो लिख दीजिएगा। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। ये इजी भी था और रिसेंट में आया भी।